Welcome students. Today we will discuss about community ecology. Community ecology is the study of community of a given system, of a given habitat, or we can say given space. Now, first of all, you must know what is community. As mentioned in this slide, you can see a picture of different animals which belongs to different species. So, community is an actually assemblage of species living close enough together for a potential interaction. Or in simple terms, community is actually a group of organisms of different species living together in a given space, sharing common climatic factors, geographical factors. So, in such type of areas, the individuals interacts with other individuals of different species for various reasons. या अपन कहें कि कम्युनिटी जीवों का वह समूह है जिसमें कई अलग अलग प्रजातियों के जो जीव हैं वो एक साथ एक क्षेत्र के अंदर जीवन यापन करते हैं और वह क्षेत्र उस क्षेत्र के अंदर वह जीव एक दूसरे से क्रियाकलाप भी करते हैं। उसके कई अनेक कारण हो सकते हैं। कम्युनिटी डिफर्स इन देयर, अगर हम कम्युनिटीज़ की बात करें, अच्छा कम्युनिटीज़ में मतलब जैसे सपोज अपन ने मान लिया कि एक वन क्षेत्र लिया, एक सेंचुरी ली, उस सेंचुरी की कम्युनिटी का मतलब उस क्षेत्र के अंदर जितने भी जीव हैं, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर के पेड़ पौधों से लेकर के या कॉम्प्लेक्स एनिमल्स या स्मॉल एनिमल्स से लेके कॉम्प्लेक्स एनिमल्स तक जो अलग स्पीसीज के होते हैं। तो यहाँ एक टर्म आपको ध्यान रखना है, स्पीसीज का मतलब एक प्रजाति के सदस्य जो एक साथ या एक जगह पर रहते हैं और वो उस क्षेत्र में अलग अलग प्रजाति दूसरी प्रजाति के सदस्य भी रहते हैं। और इसलिए कम्युनिटीज़, जैसा मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल की कम्युनिटी जो है वो अलग अलग जगह पर अलग हो सकती है। कम्युनिटीज़ के को अगर हम कंपेयर करें तो वो स्पीसीज रिचनेस मतलब बायोडाइवर्सिटी में डिफ़र कर सकती हैं, वो रिलेटिव अबंडेंस में भी डिफ़र कर सकती हैं कि किसी क्षेत्र के, जैसे मान लिया ग्रासलैंड कम्युनिटी, तो ग्रासलैंड कम्युनिटी के अंदर एक पर्टिकुलर प्रजाति के सदस्यों की संख्या ज़्यादा है तो अपन कहेंगे ग्रासेस आर मोर, है ना। तो ग्रासलैंड कम्युनिटी एक अलग है। एक अपन कहेंगे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की बात करें तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के अंदर एक डिफरेंट को अगर हम ग्रासलैंड कम्युनिटी से कंपेयर करें तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर स्पीसीज डाइवर्सिटी ज़्यादा मिलेगी एज़ कम्पेयर टू ग्रासलैंड ग्रासलैंड कम्युनिटी। सो कम्युनिटी इकोलॉजी में हम बेसिकली कम्युनिटी के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं और उसके साथ साथ हम ये स्टडी करते हैं कि कम्युनिटी के अंदर जो इंडिविजुअल्स हैं वो आपस में एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करते हैं। और जब हम कम्युनिटी इकोलॉजी की स्टडी करते हैं तो कम्युनिटी स्टडी इकोलॉजी के अंदर हम ग्रोथ फॉर्म्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं बजाय हम स्पीसीज पर फोकस करने के बजाय। जैसे ग्रोथ फॉर्म का मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल हर्ब्स। हर्ब्स क्या है? ऐसे पौधे हैं जो नॉन वुडी प्लांट्स हैं, जो छोटे हैं, जनरली एनुअल होते हैं। ऐसे समस्त पौधों को, चाहे वो अलग स्पीसीज के हों, हम उनको हर्ब्स कह रहे हैं। इस तरह से श्रब्स जो होते हैं वो थोड़े वुडी हैं, एक कटीले झाड़ियाँ जो होती हैं उनको हम कह रहे हैं श्रब्स। तो श्रब इज़ अ ग्रोथ फॉर्म। ट्रीज़, तो ट्रीज़ इन अ फॉरेस्ट इज़ अगेन अ ग्रोथ फॉर्म। तो ग्रोथ फॉर्म मतलब कि वह बड़े पेड़, है ना, जो पेरिनियल होते हैं, चाहे वो कोई सी भी स्पीसीज के हों, चाहे वो मैंगो हो, चाहे नीम हो, अकेशिया हो, तो उन सबको हम ग्रोथ फॉर्म्स को हम ज़्यादा कंसिडर करते हैं। अब ऐसे ही हम कहेंगे कि हर्ड, जैसे ग्रेजिंग एनिमल्स, तो ग्रेजिंग एनिमल्स में जो भी पशु जो ग्रेज कर रहा है, जो घास खा रहा है, उनको हम ग्रेजिंग एनिमल्स कह रहे हैं, तो वो एक ग्रोथ फॉर्म हो गई। इस तरह से हम कहेंगे प्रीडेटर्स, जो दूसरे जीवों पर आधारित होते हैं, दूसरे जीव को मार कर खाते हैं, तो उन चाहे प्रीडेटर वो लायन हो, चाहे टाइगर हो, चाहे लेपर्ड हो, तो ये प्रीडेटर इज अगेन अ ग्रोथ फॉर्म। सो वी फोकस कम्युनिटी इकोलॉजी में हमेशा ग्रोथ फॉर्म पर ध्यान जाता है। नाउ
इकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो कम्युनिटी की 4 मुख्य करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताते हैं, और वो मुख्य करेक्टरिस्टिक्स कुछ इस प्रकार हैं। जैसे फिजिकल अपीयरेंस, मतलब कहना मतलब है कि अलग अलग कम्युनिटी को इन करेक्टरिस्टिक्स के आधार पर कंपेयर किया जा सकता है या डिस्क्राइब किया जा सकता है। जैसे फिजिकल अपीयरेंस, तो फिजिकल अपीयरेंस का मतलब ये हो गया कि उसकी साइज़ कैसी है, कम्युनिटी की साइज़। जैसे मान लिया कि सपोज एक छोटा सा तालाब है, तो तालाब भी क्या है, एक छोटी सी कम्युनिटी होगी, पर उसकी आकार छोटी, और एक अपन कहेंगे एक बहुत बड़ी झील है, बहुत बड़ा तालाब है, तो उसका आकार बड़ा है। तो आकार में भी कम्युनिटीज़ के अंदर फ़र्क होता है। स्ट्रेटिफिकेशन, अब जैसे तालाब है तो तालाब का वाटर बॉडी का हम स्ट्रेटिफिकेशन किया जा सकता है। उसी तरह से चाहे टेरेस्ट्रियल सिस्टम अगर कम्युनिटीज़ है तो उसका हम स्ट्रेटिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे मान लिया कि हम वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन पर जाते हैं, तो टेरेस्ट्रियल कम्युनिटी की हम बात करें, एक फॉरेस्ट कम्युनिटी की बात करें, तो सबसे पहले क्या होगा कि एक फॉरेस्ट फ्लोर आ गया, फर्स्ट फ्लोर से भी नीचे सबटेरिनियन जोन आ गया, मतलब ज़मीन से जस्ट नीचे जहाँ पर जीव पाए जाते हैं। जैसे मान लिया कि पेड़ पौधे तो उनकी जड़ें ज़मीन के नीचे हैं, वहाँ पर कई सारे माइक्रोब्स होंगे, कई सारे डेड ऑर्गेनिज्म की डेड पार्टिकल्स होंगे, या पार्शली अनडिकम्पोज्ड पार्टिकल्स होंगे, तो उनको ह्यूमस भी कहते हैं। तो एक सबटेरिनियन जोन में एक अलग कम्युनिटी होगी, फॉरेस्ट फ्लोर पे एक अलग कम्युनिटी होगी, फिर हब लेयर होगी, फिर एक श्रब लेयर होगी, और एक ट्री लेयर होगी। तो एक वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन हुआ। उसी तरीके से एक्वेटिक सिस्टम की भी बात करें तो सबसे पहले फोटिक जोन आएगा, फिर नीचे आएगा ए फोटिक जोन। फोटिक जोन मीन्स जहाँ पर लाइट पेनिट्रेट कर रही है पानी के अंदर, उसको हम कह रहे हैं फोटिक जोन। तो फोटिक जोन की कम्युनिटी एक अलग होगी, ए फोटिक जोन की कम्युनिटी एक अलग होगी। फोटिक जोन में वही जीव पाए जाएंगे जिनको लाइट की आवश्यकता अधिक है, जैसे खास करके वहाँ के एक्वेटिक सिस्टम के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो आपको फोटिक जोन के अंदर मिलेंगे, और जो ए फोटिक जोन के अंदर मोस्टली आपको कंज्यूमर्स मिलेंगे। और फिर एक बेंथिक जोन होता है जहाँ बेंथोस पाए जाते हैं, जो बिल्कुल तल होता है किसी भी एक्वेटिक सिस्टम का, उसको हम कहते हैं बेंथिक जोन, जहाँ पर डिकम्पोजर्स पाए जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि फिजिकल अपीयरेंस हर कम्युनिटी की अलग अलग हो सकती है। इस तरह से स्पीसीज डाइवर्सिटी की बात करें तो स्पीसीज डाइवर्सिटी या जिसको हम स्पीसीज रिचनेस कह रहे हैं वो भी अलग अलग कम्युनिटी की अलग हो सकती है। जैसे मैं कंपेयर करूँ डेजर्ट कम्युनिटी की बात करें, या हम ग्रासलैंड कम्युनिटी को कंपेयर करें, या हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को हम कंपेयर करें, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी मिलेगी, ग्रासलैंड में थोड़ी और अधिक मिलेगी। मतलब अगर हम डेजर्ट की बात करें, डेजर्ट में स्पीसीज डाइवर्सिटी आपको कम मिलेगी डेजर्ट कम्युनिटीज़ के अंदर, उससे अधिक आपको मिलेगी ग्रासलैंड के अंदर, ग्रासलैंड से और अधिक मिलेगी आपको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के अंदर। तो हर कम्युनिटी का एक अलग यूनिक स्पीसीज रिचनेस भी हो सकती है, स्पीसीज डाइवर्सिटी भी होती है। इस तरह से स्पीसीज अवेयरनेस की नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीसीज ऑफ ईच स्पीसीज, तो ये भी अलग अलग हो सकता है। जैसे मान लिया किसी जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था ग्रासलैंड कम्युनिटी, तो ग्रासलैंड कम्युनिटी में ग्रासेस ज़्यादा होगी, तो ग्रासेस जो है पर्टिकुलरली वो नंबर ऑफ अबुंडेंस उनका अबुंडेंस ज़्यादा है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर स्पीसीज ज़्यादा, वहाँ पर एक होम्योस्टेसिस रहता है। इस तरह से नीशे स्ट्रक्चर, नीशे इज़ इम्पॉर्टेंट टर्म, द नंबर ऑफ इकोलॉजिकल नीशेज, हाउ दे रिजेंबल और डिफर फ्रॉम ईच अदर, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है कम्युनिटी, अलग अलग कम्युनिटीज़ को डिस्क्राइब करने का। नीशे क्या होता है वो अपन आगे देखेंगे। और इतना अभी मैं आपको कह सकता हूँ कि नीशे जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नीशे होगा उतना ही ज़्यादा अपन ये कह सकते हैं कि वो स्टेबल कम्युनिटी होगी, या अगर हम इकोसिस्टम की बात करें तो वो ज़्यादा स्टेबल इकोसिस्टम होगा। तो और जितना लेस कॉम्प्लेक्स नीशे स्ट्रक्चर होगा वो कम्युनिटी इतनी स्टेबल नहीं होगी। ना कम्युनिटी इकोलॉजी का एक सबसे बड़ा जो उद्देश्य ये है कि जब उस कम्युनिटी में पाए जाने वाले जितने इंडिविजुअल्स हैं, पॉपुलेशंस, जो अलग अलग प्रजाति के जो सदस्य रह रहे हैं, जिनको एक ग्रुप में रहते हैं, उस ग्रुप को हम पॉपुलेशन कहते हैं। तो कम्युनिटी के अंदर जो अलग अलग प्रजाति की जो पॉपुलेशंस हैं उनके मध्य विभिन्न प्रकार के इंट्रैक्शंस होते हैं, वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं अलग अलग पर्पस के हिसाब से। सो community interaction is the main objective of community ecology. Now these interactions, because these interactions occurs between the members of different species, so they can be also called as interspecific interactions. So these interactions may be positive, negative or with neutral effects. अब उस interactions के आधार पर
किस प्रकार से ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट कर रहे हैं, उस इंटरेक्शन से क्या उनको लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, या ना तो लाभ हो रहा है ना हानि हो, तो उसके आधार पर हम इंटरेक्शंस को वर्गीकृत कर रहे हैं एज अ पॉजिटिव इंटरेक्शन और ए नेगेटिव इंटरेक्शन। जैसे मान लिया कहा कि एक स्पीसीज़ ए किसी स्पीसीज़ बी के सदस्य से इंटरेक्ट करेगा, दो स्पीसीज़, अच्छा कम्युनिटी इंटरेक्शन के लिए ज़रूरी है कि दो अलग अलग स्पीसीज़ तो हो, दो ऑर्गेनिज्म होने चाहिए और वो ऑर्गेनिज्म अलग अलग प्रजाति के हों, तो ऑब्वियसली तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे आइदर पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव ओ और नेगेटिव ओ प्रकार से, है ना। पॉजिटिव पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि दोनों इंटरेक्टिंग स्पीसीज़ को दोनों को फ़ायदा हो रहा है, तो हम कहेंगे पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव ऑब्लिक पॉजिटिव। पॉजिटिव ऑब्लिक नेगेटिव का मतलब हुआ कि एक को तो फ़ायदा हो रहा है और एक को नुकसान हो रहा है। इस तरह से नेगेटिव नेगेटिव मतलब दोनों ही को नुकसान हो। इंटरेक्टिंग स्पीसीज़ को हम उनको नेगेटिव नेगेटिव टाइप का इंटरेक्शन कहेंगे। पॉजिटिव ऑब्लिक जीरो या ओ, इसका मतलब एक को तो फ़ायदा हो रहा है, एक को ना तो फ़ायदा है ना नुकसान है। इस तरह से नेगेटिव ऑब्लिक ओ मतलब एक को तो नुकसान हो रहा है और एक को ना तो फ़ायदा है ना नुकसान है। तो कुल मिलाकर के कि दो अलग प्रजातियों के बीच में जब इंटरेक्शन होगा तो उसको हम इसमें दे रखा है, आपको कुछ उदाहरण दे रखे हैं, जैसे प्रीडेशन एंड पैरासिटिज्म। तो प्रीडेशन एंड पैरासिटिज्म पॉजिटिव ऑब्लिक नेगेटिव टाइप के इंटरेक्शंस होते हैं। कंपटीशन नेगेटिव नेगेटिव टाइप का इंटरेक्शन होगा। कमेंसलिज्म पॉजिटिव ऑब्लिक ओ टाइप का इंटरेक्शन होगा। म्यूचुअलिज्म पॉजिटिव ऑब्लिक पॉजिटिव टाइप का इंटरेक्शन होगा। इस तरह से एमेंसलिज्म नेगेटिव ऑब्लिक ओ टाइप का इंटरेक्शन होगा। ये स्लाइड वापस आपको बता रही है कि जैसे जो अलग अलग प्रकार के इंटरेक्शंस हैं, अलग दो प्रजातियां दे रखी, जैसे फॉर एग्जांपल एक प्रजाति ए है एक प्रजाति बी, तो स्पीसीज़ ए और स्पीसीज़ बी की जो इंटरेक्शंस है उसको हमने डिवाइड किया एज अ पॉजिटिव इंटरेक्शंस और जो है उस प्रकार से, जैसे म्यूचुअलिज्म इज पॉजिटिव टाइप ऑफ इंटरेक्शन। कमेंसलिज्म इज अ पॉजिटिव जीरो टाइप ऑफ इंटरेक्शन। प्रोटोकॉपरेशन जो है वो पॉजिटिव टाइप का इंटरेक्शन है। इस तरह से एमेंसलिज्म जीरो नेगेटिव टाइप का इंटरेक्शन है। पैरासिटिज्म जो है पॉजिटिव नेगेटिव टाइप का इंटरेक्शन है। प्रेडेशन जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव टाइप का इंटरेक्शन है। कैनिबलिज्म जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव टाइप का इंटरेक्शन है। कंपटीशन जो है वो एक नेगेटिव टाइप का इंटरेक्शन है। तो इस प्रकार से ये अलग अलग एग्जांपल्स हैं जिनको हम अब डिटेल में देख सकते हैं विद सम एग्जांपल। अब इसमें एक चीज़ आता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, तो ये एक बहुत ही कॉमन टर्म है। सिम्बायोसिस आपने टर्म काफ़ी किताबों में देखा होगा। सो सिम्बायोसिस को हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ रिलेशन बिटवीन टू स्पीसीज यूजुअली इन्वॉल्व्स क्लोज फिजिकल कॉन्टैक्ट्स। सिम्बायोसिस, सिम मतलब क्लोज लिविंग टुगेदर, ये अपन कहें सिम्बायोसिस का सिंपली कहेंगे कि एक साथ रहना, दो अलग प्रजाति लंबे समय तक एक साथ रह रही है तो उसको हम कहेंगे सिम्बायोसिस, और उसमें फिजिकल कॉन्टैक्ट बहुत ही क्लोज कनेक्शन होता है। अब इसके अंदर चार प्रकार के सिम्बायोसिस बताए गए हैं। एक तो है म्यूचुअलिज्म कमेंसलिज्म। म्यूचुअलिज्म कमेंसलिज्म तो स्ट्रिक्टली हम कह सकते हैं, या इवन इसमें एक चीज़ और जोड़ दें हम, प्रोटोकॉपरेशन भी ले लेते हैं। म्यूचुअलिज्म प्रोटोकॉपरेशन और कमेंसलिज्म स्ट्रिक्टली दे आर पॉजिटिव इंटरेक्शन, वाइल पैरासिटिज्म एंड प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप्स जो हैं या जिसको वो एक तरह से नेगेटिव इंटरेक्शंस भी हैं। जैसे म्यूचुअलिज्म इज अ सिम्बायोटिक रिलेशन इन विच बोथ स्पीसीज आर बेनिफिट। तो म्यूचुअलिज्म पॉजिटिव इंटरेक्शन है। और एक चीज़ और कि इट इज़ द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म। साथ में ये म्यूचुअलिज्म जो है ये ऑब्लिगेटरी नेचर का होता है। ऑब्लिगेटरी मतलब दोनों का ये इंटरेक्शन होना अनिवार्य है, अन्यथा उनका सर्वाइवल जो है वो उनके सर्वाइवल में या उनकी एग्जिस्टेंस में दिक्कत हो सकती है, इसलिए इनका इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। अब जैसे इस चित्र के अंदर आप देख रहे हैं कि कैसे एक इंसेक्ट जो है एक फ्लावर से पॉलिनेशन का काम कर रहा है ना, वो ऑब्वियसली उस फ्लावर से अपने न्यूट्रिएंट्स को तो एब्जॉर्ब कर ही रहा है, पर न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ वह फ्लावर के पोलन ग्रेन्स को डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी कर रहा है, जो कि प्लांट के रिप्रोडक्शन का एक इम्पॉर्टेंट भाग है। सो द पॉलिनेटर गेट्स अ सोर्स ऑफ फूड एंड द प्लांट इज स्प्रेड थ्रू द प्रोसेस। तो प्लांट का रिप्रोडक्शन में फ़ायदा हो रहा है और जो पॉलिनेटर है उसको अपना भोजन मिला, तो दोनों के लिए ज़रूरी है। अगर ये इंसेक्ट नहीं होगा तो
प्लांट जो है रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, या अपने स्पोर्स को डिस्पर्स नहीं कर पाएगा, या अपने पोलन ग्रैंड को डिस्पर्स नहीं कर पाएगा। पोलन ग्रैंड को डिस्पर्स नहीं करेगा तो रिप्रोडक्शन नहीं होगा, है ना। इस तरीके से, इस तरह से लाइकेंस दे आर आल्सो वेरी गुड एग्जांपल्स ऑफ म्यूचुअलिज्म, जहाँ पर कि एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, और बिना इस एसोसिएशन के लाइकेंस पॉसिबल नहीं है। सो इट इज़ अगेन अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म। दोनों को फ़ायदा हो रहा है, एल्गी को भी फ़ायदा हो रहा है, फंजाई को भी इसमें फ़ायदा हो रहा है। प्रोटोकॉपरेशन, प्रोटोकॉपरेशन मतलब ये ऐसा प्रकार का है जिसमें दोनों को फ़ायदा हो रहा है, इंटरेक्टिंग स्पीसीज, कोई भी पॉजिटिव टाइप का इंटरेक्शन है। बस फ़र्क ये है कि ये नॉन ऑब्लिगेटरी नेचर का हो सकता है, जैसे कि म्यूचुअलिज्म में क्या है, ऑब्लिगेटरी नेचर का उनका होना अनिवार्य है। ये नहीं भी हो तो भी चलेगा। जैसे इस चित्र में आपको दिख रहा है कि राइनो है, राइनो के ऊपर कुछ चिड़ियाँ हैं, बर्ड्स हैं। वो बर्ड्स क्या कर रही है, उसके ऊपर जो एक्टोपैरासाइट्स हैं, बग्स वगैरह, उनको खाती हैं। तो इससे क्या होता है, बर्ड्स को तो अपना भोजन मिल रहा है और राइनो को उस पैरासाइट से छुटकारा मिल रहा है। इस तरह से आप देख रहे हो कि बफेलो के ऊपर भी एक बर्ड है, तो छोटे मोटे जो कीड़े हैं, बग्स हैं, उनको वो खाती हैं, जिससे इनको दोनों को फ़ायदा हो रहा है। उसके एक को न्यूट्रिशन मिल रहा है और एक को पैरासाइट से छुटकारा मिल रहा है। कमेंसलिज्म, कमेंसलिज्म से क्या है, पॉजिटिव ओ टाइप का रिलेशन है, मतलब एक को तो फ़ायदा हो रहा है स्पीसीज़ को, एक और दूसरी स्पीसीज़ को ना तो फ़ायदा हो रहा है ना ही कोई नुकसान हो रहा है। और सबसे अच्छा उदाहरण कमेंसलिज्म का आप दे सकते हैं, और वो है एपीफाइट्स। एपीफाइट्स मीन्स, फाइट्स मीन्स प्लांट्स, और एपी ऐसे प्लांट्स जो कि किसी दूसरे प्लांट पर ग्रो कर रहे हैं। और इसमें आप मॉसेस का एग्जांपल दे सकते हो। मॉसेस मीन्स ब्रायोफाइट्स का एक ग्रुप है जो काफ़ी छोटा होता है, वह किसी दूसरे बड़े प्लांट, खास करके मॉसेस जो होते हैं वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल कंडीशन में होते हैं। और ट्रॉपिकल कंडीशन में या ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में या डेंस फॉरेस्ट में क्या होता है कि लाइट एक लिमिटिंग फैक्टर होती है, कि चूँकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा वेजिटेशन होती है, ट्रीज़ कैनोपी ज़्यादा होती है, तो जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन जिसे हम पार रीजन कहते हैं, खास करके ब्लू और रेड रीजन जो होता है, वो लाइट क्या है कि ज़मीन तक नहीं आ पाती। इस कारण क्या है कि ज़मीन पर लो इंटेंसिटी की लाइट होती है। लाइट नहीं होने के कारण क्या, वहाँ पर कई सारे पौधों को, जो छोटे पौधे हैं, उनको फोटोसिंथेसिस में दिक्कत आती है। धीरे 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 इस तरह की चेंजेस आए होंगे, जो भी है, कि उन पौधों ने प्लांट्स के ऊपर ग्रो करना स्टार्ट कर दिया, जिससे क्या उनको आसानी से लाइट मिल रही है। हालांकि ये प्लांट उस बड़े प्लांट से ना तो कोई न्यूट्रिशन ले रहे हैं, ना कोई वाटर ले रहे हैं, वो सिंपली उन पर एक स्पेस चाह रहे हैं, और उस स्पेस से अच्छा वो उनके ऊपर आने से वो ऐसा नहीं कि सारी की सारी लाइट एब्जॉर्ब कर देंगे और प्लांट को कुछ नहीं मिलेगा, जो होस्ट प्लांट है, ऐसा कुछ नहीं है। वो बहुत ही छोटे होते हैं, और इसलिए उनको कह रहे हैं एपीफाइट्स। तो जो स्मॉल प्लांट है जैसे कि मॉसेस, उसको तो फ़ायदा हो रहा है, पर बड़े प्लांट को, जो बड़ा जो ट्री है, उसका ना तो कोई फ़ायदा है ना नुकसान है। ऐसे को हम कहते हैं कमेंसलिज्म। प्रीडेशन शिकार करने की जो प्रवृत्ति है, या जो फॉरेजिंग बिहेवियर होता है, उसमें दो स्पीसीज ऑब्वियसली इन्वॉल्व होती है। एक स्पीसीज जिसको हम कहते हैं प्रीडेटर जो कि शिकार करता है, शिकारी जो है, और प्रे मतलब जो कि जिसका शिकार होता है। जैसे यहाँ पर आपको चित्र में दिख रहा है कि जो बफेलो है वो प्रे है, और जो शेर, लायन है, वो प्रीडेटर है। तो प्रीडेशन में क्या होता है, ये एक पॉजिटिव और नेगेटिव टाइप का इंटरेक्शन है। शेर जब शिकार करेगा तो उसको भोजन प्राप्त हो रहा है, उससे वो ऊर्जा या अपने आप को बिल्टअप करता है, ऊर्जा डेवलप करता है, तो उसको तो फ़ायदा हो रहा है, दैट इज़ पॉजिटिव। पर जो शिकारी, जो प्रे है, जो बफेलो हो, चाहे हिरन हो, गाय हो, जो भी हो, वो अपनी जीवन से जाता है, अपनी जान से जाता है, तो उसको तो नुकसान ही हो रहा है। तो इसलिए प्रीडेशन हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव टाइप का इंटरेक्शन होगा। इसमें एक बड़ा स्पीसीज़ का जो मेंबर है, जो ताकतवर है, जो प्रीडेटर है, वह किलिंग इवेंट होती है, से एक कमज़ोर या जो है एक प्रजाति के सदस्य को वो मार करके उसका उपभोग करता है भोजन के रूप में। जबकि पैरासिटिज्म में पॉजिटिव और नेगेटिव टाइप का इंटरेक्शन है। ये थोड़ा सा डिफ़र करता है प्रीडेशन से। फ़र्क ये है कि जो पैरासिटिज्म में जो पैरासाइट है वह आकार में छोटा होगा, जबकि प्रीडेशन में जो प्रीडेटर है वो आकार में बड़ा होगा, साइज में बड़ा होगा प्रे के मुकाबले।
और यहाँ पर हम जो पैरासिटिस में जो पैरासाइट है वह भी एक्चुअली अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करता है किससे, होस्ट से, जिससे वो बेनिफिट मिल रहा है। तो वो जो होस्ट है, जो होस्ट आकार में बड़ा हो सकता है, जैसे इसमें मॉस्किटो है, मॉस्किटो ह्यूमंस से ब्लड सक करते हैं और उससे अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं। हालांकि इसमें एकदम डायरेक्ट किलिंग इवेंट नहीं होती कि पैरासाइट एक पूरा होस्ट को मार करके अपना न्यूट्रिएंट गेन कर रहा है, नहीं, वो पार्शली उनको अपना न्यूट्रिएंट्स गेन करता है। हालांकि नुकसान फ़ायदा हो रहा है पैरासाइट को, बट होस्ट को थोड़ा नुकसान होता है। अब जैसे खास करके इन केस ऑफ प्लांट्स, जो आप क्रॉप प्लांट्स की बात करते हो, क्रॉप प्लांट्स को बड़ा नुकसान भी होता है पैरासाइट्स के माध्यम से। अब पैरासिटिस में दो तरह के पैरासाइट्स हो सकते हैं, एक्टोपैरासाइट्स भी होते हैं और एंडोपैरासाइट्स भी होते हैं। जैसे मॉस्किटो इज एन एक्टोपैरासाइट, पर जो सेल शरीर के अंदर जा करके, कोशिकाओं के अंदर जा करके फिर अपना न्यूट्रिएंट गेन करते हैं, तो हम उनको एंडोपैरासाइट कहेंगे। इस तरह से अमेंसलिज्म भी एक प्रकार का, इस प्रकार का इंट्रैक्शन जिसमें एक स्पीसीज़ को तो नुकसान हो रहा है और दूसरी स्पीसीज़ को ना तो कोई फ़ायदा हो रहा है, ना ही कोई नुकसान हो रहा है। जैसे कि पेनिसिलिन, या जो एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। पेनिसिलिन जो है एक फंगस जिसका नाम है पेनिसिलियम, जो नोटेटम जो है वो, उससे ये पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक कंपाउंड सिक्रेट किया जाता है। तो ये जो पर्टिकुलर फंगस है, जिस जगह जब ये सराउंडिंग मीडियम में ये कंपाउंड सिक्रेट करता है, तो उस कारण क्या है कि उसके आसपास के क्षेत्र में जो दूसरे जो बैक्टीरियाज हैं वो ग्रो नहीं कर पाते। अब उससे उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई पेनिसिलियम नोटेटम को पेनिसिलिन रिलीज करने से ना तो कोई फ़ायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, पर उसके सराउंडिंग मीडियम में बैक्टीरियाज को ज़रूर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसलिए इसको हम कह रहे हैं ओ नेगेटिव, ओ टाइप का इंट्रैक्शन। और कैनिबलिज्म भी एक तरह का देखा जाए तो इसमें पर्टिकुलरली एक ही प्रजाति के सदस्य को मार दिया जाता है। जैसे इसमें शेर किसी छोटे से शावक को मार रहा है, शेर, और वो शावक भी उसी प्रजाति का सदस्य है, पर ये जो शावक है ये किसी और नर का है। तो अपनी डोमिनेंसी, अपनी ग्रुप के अंदर हायरार्की को, अपने ग्रुप के अंदर अपनी डोमिनेंस को बरकरार रखने के लिए, जो प्राइड है उसको मेंटेन करने के लिए जनरली इस प्रकार का एटीट्यूड या बिहेवियर कुछ एनिमल्स शो करते हैं, जिसे कैनिबलिज्म कहा जाता है। इस तरह से कंपटीशन में क्या, दो अलग अलग प्रजाति के सदस्य किसी कॉमन रिसोर्सेज के लिए compete करते हैं, एक दूसरे से संघर्ष करते हैं, उसे हम कहते हैं कंपटीशन में दोनों को नुकसान हो सकता है। हालांकि अगर बहुत ही ज़्यादा कोई ताकतवर ऑर्गेनिज्म है तो कंपटीशन में उस रिसोर्स को ले सकता है, तो पर फिर भी जब लड़ेंगे, जब दो अलग अलग प्रजाति के सदस्य जो है भोजन के लिए लड़े हैं, चाहे वो एक ही प्रजाति का सदस्य हो जिसको हम इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन भी कहेंगे, चाहे भोजन के लिए हो या फिर मेटिंग पार्टनर के लिए हो या हैबिटेट के लिए हो, तो उन कॉमन रिसोर्सेज के लिए जब वो लड़ते हैं या अपनी टेरिटरी को मेंटेन करने के लिए, टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ेंगे, तो नुकसान दोनों का ही संभव है। ये इंट्रा स्पेसिफिक भी हो सकता है और इंटर स्पेसिफिक भी हो सकता है। एक ही प्रजाति के सदस्यों के मध्य भी हो सकता है, भोजन के लिए हो सकता है, अपनी टेरिटरी को मेंटेन करने के लिए हो सकता है, मेटिंग पार्टनर के लिए हो सकता है, हैबिटेट के लिए हो सकता है। इंटर स्पेसिफिक जो है जनरली भोजन के लिए या कुछ दूसरे रिसोर्स जैसे कॉमन रिसोर्स लाइट, वाटर या हैबिटेट के लिए हो सकता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो है हैबिटेट एंड निशे। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ एक्चुअली द कॉन्सेप्ट ऑफ हैबिटेट एंड व्हाट इज़ एक्चुअली द कॉन्सेप्ट ऑफ निशे। So niche obviously is a broad term, and habitat is a very small. Habitat is also a part of niche. Niche means everything. Right from किसी स्पीसीज का निशे एक यूनिक निशे होता है। उस प्रजाति का जो सदस्य है, जब उसका जन्म होता है, जिस जगह पे जन्म होता है, जन्म से लेके उसकी मृत्यु तक उसने जो भी अपने जीवन काल में कार्य किए हैं,
जो फंक्शन उसने परफॉर्म किए हैं, जो जिस जगह पर वो पाया जाता है, जिस जगह पर उसने अपना सर्वाधिक समय व्यतीत किया, जिसको हम कहते हैं हैबिटेट, से लेकर के जो भोजन वो करता है उसका क्या इफ़ेक्ट है दूसरे इंडिविजुअल्स पर, उसका क्या इफ़ेक्ट है कम्युनिटी पर, उसका क्या इफ़ेक्ट है इकोसिस्टम पर, उसका दूसरे इंडिविजुअल्स से कैसा इंटरेक्शन, तो एवरीथिंग, सब चीज़ उसका निशे कहलाता है। और इसलिए हैबिटेट जो है वो भी निशे का ही पार्ट होता है। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। ओके, थैंक्स।